स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी यानी सेकंड ईयर की क्लास है और चैप्टर का नाम है डीसी जनरेटर। और इसके पहले 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, आज 80 से आगे करते हैं और एक क्लास में अपन 30 क्वेश्चन ही अटेंड कर रहे हैं। अपन चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। और इसके पहले कि यदि आप क्लास नहीं देखे उसको ज़रूर देखिए, जब आप पिछली क्लास देखेंगे तब उसके आगे की क्लास जरूर समझ में आएगी। और इसके अलावा थ्योरी की पूरी क्लासेस हो गई डीसी जनरेटर के, एक दो क्लास और होगी, इसके बाद डीसी मोटर पे अपन लोग आ जाएंगे। यदि अपन देखें कि 80 नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोला है, 81वां नंबर क्वेश्चन है कि डीसी मशीन हिस्टैरिसीस क्षतियाँ निर्भर करती हैं। यानी जो डीसी मशीन है उसकी हिस्टैरिसीस जो क्षति है वो किस पर निर्भर करती है। आपके पास ऑप्शन है, पहला लौह के आयरन पर, लौह के आयतन पर है, जो लोहे की पतली पतली पत्तियां उसके आयतन पर। दूसरा है फ्लक्स घनत्व के उच्चतम मान पर। तीसरा है चुंबकीय उत्क्रम की आवृत्ति पर। चौथा उपरोक्त सभी। यानी जो हिस्टैरिसीस क्षति होती है सबको मालूम है, लौह के आयतन पर डिपेंड करती है कि लोहे की जो पत्तियां हैं उसकी मोटाई क्या है। फ्लक्स घनत्व के उच्चतम मान पर भी निर्भर करती है। चुंबकीय उत्क्रम की आवृत्ति पर भी निर्भर करता है। यानी इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। हिस्टैरिसीस लॉसेस के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डीपली उसकी थ्योरी पढ़ा दी, आप लोग नहीं पढ़े उसको जरूर पढ़िए, इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि देखा जाए 82 नंबर क्वेश्चन, 82वां नंबर क्वेश्चन है कि फील्ड पोल के नीचे वायु गैस की तुलना में इंटरपोल के नीचे, यानी जो फील्ड पोल है, फील्ड पोल के नीचे वायु गैस की तुलना में जो इंटरपोल के नीचे क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन ए है जनरेटर तथा मोटर दोनों में अधिक होता है। ऑप्शन बी है जनरेटर तथा मोटर दोनों में कम होता है। ऑप्शन सी है जनरेटर में कम तथा मोटर पे अधिक होता है। ऑप्शन डी जनरेटर पे अधिक तथा मोटर पे कम होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 1 नंबर होगा, यानी जनरेटर तथा मोटर दोनों में अधिक होता है वायु गैस इंटरपोल के नीचे। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, इसको अभी आप समझ जाना। आगे आप जब हमारे ये थ्योरी के और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तब अपन न्यूमेरिकल के अलग से क्लास लगाएंगे। जैसे इसमें है प्रश्न इस प्रकार भी आते हैं कि एक डीसी मशीन में 6 पोल सिंप्लेक्स लैप बाउंड आर्मेचर प्रयोग किया जाता है। यदि उसमें 72 कुंडली यानी कॉइल की संख्या जो 72 में प्रत्येक कुंडली में 12 लपेट हों तो प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स 0.039 वेबर हो तथा घूर्णन गति 400 आरपीएम हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है। यानी हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो उत्पन्न ईएमएफ की गणना करना है, तो इसका जो राइट आंसर अभी होने वाला है ये होगा 224.64 वोल्ट। ठीक, अब 84 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 84वां नंबर क्वेश्चन है, एक 8 पोल लैप बाउंड आर्मेचर, एक होता है वेब बाउंड, ये है लैप बाउंड आर्मेचर में 96 खांचे हैं, 96 स्लॉट हैं, प्रत्येक खांचे में 6 चालक हैं, प्रत्येक जो स्लॉट है उसमें 6 चालक हैं। यदि आर्मेचर की घूर्णन गति 500 आरपीएम है और प्रति पोल उपयोगी चुंबकीय फ्लक्स 0.09 वेबर हो तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना करना है कि इसमें कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा, उसकी पन को गणना करके बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा 432 वोल्ट होगा, राइट आंसर डी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, यहाँ पर एक्स से चिन्हित भाग है, इसका नाम बताना है कि ये किस चिन्ह का है या इस जगह का नाम क्या बोलते हैं। डीसी जनरेटर पे एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, ये आपको पूरा कम्यूटेटर दिखता होगा। इस कम्यूटेटर पे जो एरो का निशान दिया है, जो ये वाली एरिया होती है, ये एरिया का क्या नाम होता है, यानी आपको ये बताना है कि इस एरिया का नाम क्या है। सबको मालूम होगा कि आर्मेचर नहीं है, कार्बन ब्रश नहीं है, कम्यूटेटर सेगमेंट नहीं है, ये होता है कम्यूटेटर राइजर। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी इसको कम्यूटेटर राइजर बोलते हैं। ये कम्यूटेटर राइजर है और ये कम्यूटेटर सेगमेंट ये है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट आपको दिख रही होगी। ठीक, ये राइजर बोलते हैं और इसको कम्यूटेटर सेगमेंट बोलते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्र में प्रदर्शित डीसी जनरेटर का नाम। ये आपको एक चित्र दिख रहा है, अब इस वाले डीसी जनरेटर का नाम बताना है। इससे पहले जब अपन थ्योरी पढ़े थे आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगी है और इन दोनों के फील्ड में, इन दोनों के पैरेलल पे शंट फील्ड वाइंडिंग लगी है। इस प्रकार के जनरेटर को कौन सा जनरेटर बोलते हैं।
ऑप्शन देखें, डिफरेंशियल लॉन्गसन कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल शॉर्टसन कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव लॉन्गसन कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव शॉर्टसन कंपाउंड जनरेटर। सबको मालूम होना चाहिए कि जो आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग की यदि पैरेलल पे जिस जनरेटर पे फील्ड वाइंडिंग होती है उसको डिफरेंशियल कंपाउंड या डिफरेंशियल लॉन्गसन कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर होगा। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। 89 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 89 नंबर जो क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया गया है। यानी जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर पे उत्पन्न जो ईएमएफ है उसका उपयोग जो उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का यूज किए हैं। पहला है कार्क स्क्रू नियम, दूसरा दाएं हाथ की हथेली का नियम, तीसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चौथा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यानी जो इसका राइट आंसर होने वाला है डी नंबर होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ही जो जनरेटर पे ईएमएफ उत्पन्न होती है उसकी दिशा ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर पे एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। ये डीसी जनरेटर का एक पार्ट है। अब इसमें से जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, ये वाला भाग, ये देखो यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित भाग है। अब इस वाले भाग का अपन को नाम बताना है। यहाँ पे दिया गया है पोल टिप, पोल कॉयल, पोल कोर, पोल शू। तो ये सबको मालूम होना चाहिए कि ये पोल शू होता है, ये पूरा पोल शू होता है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, पोल शू। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनरेटर द्वारा किस कर्ज को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस ऊर्जा यहाँ पे होता है, ये होता है किस ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा लिख लेना। किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, सबको मालूम होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डीसी जनरेटर हमारा परिवर्तित करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये डीसी जनरेटर का फंक्शन है। अगला क्वेश्चन है निम्न डीसी जनरेटर फील्ड का नाम। यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग दी गई है, ये पोल है। अब अपन को पहचानना है कि किस प्रकार फील्ड वाइंडिंग दी गई है। ऑप्शन ए है शॉर्टसन कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन बी है लॉन्गसन कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन सी है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन डी है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इसका राइट आंसर भी डी नंबर होने वाला है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। सबको मालूम होना चाहिए जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है एक दूसरे के जुड़ने के प्रभाव पर होता है। जो ये सीरीज वाइंडिंग यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे शंट वाइंडिंग है, इन दोनों का जो फ्लक्स होता है तो जो सीरीज फील्ड फ्लक्स होता है और प्लस शंट फील्ड फ्लक्स, ये दोनों जुड़ते हैं। ठीक, इसमें कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर पे यही होता है फंक्शन। 94 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत। सबको मालूम है डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए फार्मूला। गतिशील रूप से उत्पन्न ईएमएफ के लिए जो फार्मूला होता है ये होता है BLV साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे थीटा लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है तो किस नियम का यूज करते हैं। पहला है कार्क स्क्रू नियम, दूसरा दाएं हाथ के हथेली नियम, तीसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम। इसका राइट आंसर हो डी नंबर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग ज्ञात करते हैं डीसी जनरेटर पे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में डीसी जनरेटर के निम्न भाग का नाम। ये जो आपका ये पूरा बॉडी दिख रहा है, पार्ट दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, इसका नाम बताना है कि ये स्टेटर है या ध्रुव कोर है या पोल शू है या योक या फ्रेम है। सबको मालूम है कि ये डीसी जनरेटर का बाहरी भाग होता है। योक या बॉडी या फ्रेम इसको हम लोग बोलते हैं। योक बोल दो, बॉडी बोल दो, फ्रेम बोल दो, तो डीसी जनरेटर का बॉडी हो गया। बहुत सरल क्वेश्चन। नेक्स्ट है चारकोल डीसी जनरेटर की डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे बोला गया डुप्लेक्स, चारकोल डीसी जनरेटर की डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर पथ होते हैं। 4 नहीं होंगे, 6 नहीं होंगे, 8 होंगे, 12 भी नहीं होंगे। ये गलत है ऑप्शन। अब
इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा। यहाँ पर डुप्लेक्स 4 है, यदि 4 है 4 इंटू 2 बराबर 8 आ जाएगा। यदि यहाँ पे सिंपलेक्स होता तो 4 इंटू 1 बराबर 4 होता। यदि यहाँ ट्रिप्लेक्स होता तो 4 इंटू 3 अपन 12 हो जाता। तो जितने प्लेक्स होंगे उतने हमारा ये भी होगा इस तरह से। तो यहाँ पे डुप्लेक्स बाइंडिंग के लिए पूछा कि डुप्लेक्स के लिए 8 होगा, सिंप्लेक्स होता 4 होता, ट्रिप्लेक्स होता तो 12 होता। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर पे इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। मैंने बताया था मेन पोल होता है, मेन पोल के बीच में ही इंटरपोल लगाए जाते हैं। और इंटरपोल जो होते हैं अब आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम पे जोड़े जाते हैं और इंटरपोल मेन पोल की संख्या के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। यानी एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, उसमें जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है या शेष चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबको मालूम है कि यदि शेष चुंबकत्व नहीं होगा तो वोल्टेज का निर्माण नहीं होगा, इसलिए शेष चुंबकत्व की जरूरत पड़ती है क्योंकि वोल्टेज का निर्माण करना है। राइट आंसर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है डीसी मशीन में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। डीसी मशीन की बात करो तो ऐसे कौन से 2 पॉइंट हैं जो ब्रश के संपर्क प्रतिरोध मेजर करता है। ये होते हैं ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध ही मेजर करता है। राइट आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर पे जुड़ा है। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ पैरेलल पे जुड़ा है। यानी जो हमारा आर्मेचर होता है, आर्मेचर के साथ यदि पैरेलल पे जुड़ा है शंट फील्ड, तो ऐसे जनरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं। सबको मालूम होगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। फिर इधर सीरीज फील्ड जुड़ती रहेगी, अपन बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर एक डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर क्यों पटलित होता है। पटलित यानी पतली पतली पत्तियों को हम आर्मेचर की कोर क्यों बनाते हैं, यानी पतली पतली पत्तियों के माध्यम से ही आर्मेचर कोर क्यों बनाते हैं। इसका राइट आंसर नंबर हो डी नंबर भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। यानी भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ही आर्मेचर कोर को पतली पतली पत्तियों के माध्यम से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है, क्यों होता है। यानी जो डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ऐसा क्यों। क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए ही कम किया जाता है, ताकि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो, इसलिए आर्मेचर का प्रतिरोध कम रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर को क्लॉकवाइज दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। यानी जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर को हम क्लॉकवाइज दिशा में ही क्यों चलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। ठीक, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए ही हम लोग क्लॉकवाइज दिशा में ही चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है। जो बड़े बड़े डीसी जनरेटर होते हैं उसमें जो हम कंपनसेटिंग बाइंडिंग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को न्यूट्रल करने के लिए ही हम लोग कंपनसेटिंग बाइंडिंग यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण। यानी जो हमारा डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर वोल्टेज का निर्माण क्यों नहीं करता, क्यों विफल हो जाता है, क्यों फेल हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर फील्ड वोल्टेज क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होता है। यानी फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होने के कारण ही हमारा डीसी जनरेटर वोल्टेज नहीं बनाता। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका फील्ड आर्मेचर के समानांतर पे जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर शंट जनरेटर। ऐसा जनरेटर
जिसका आर्मेचर के साथ समानांतर पे जुड़ा होता है फील्ड वाइंडिंग, वो शंट जनरेटर कहलाता है। बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर पे पोल शू का उद्देश्य, यानी जो डीसी जनरेटर है उसके पोल शूज का उद्देश्य क्या है। जिसका राइट आंसर होगा डी नंबर, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना। पोल शू जो यूज किए जाते हैं तो कुछ इस तरह से यूज किए जाते हैं, इसीलिए ताकि जो ये फ्लक्स है, फ्लक्स को समान रूप से हर जगह फैलाया जाए। तो ये आज भी मैंने आपको 30 क्वेश्चन बता दिया, इसके आगे के क्वेश्चन कल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसको बिल्कुल रट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।